नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस नए दौर के समाज में हमारे पुरातन जीवन मूल्य बहुत ही पीछे छूटते जा रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि कई बार अपने ही परिवार में हमारे बुजुर्ग बेगाने हो जाते हैं। उन्होंने जीवन भर जिन लोगों के लिए मेहनत की, जिन लोगों के लिए त्याग किया और जिन लोगों के लिए अपने सपनों की आहुति दी, वे उन्हीं के द्वारा अपेक्षित कर दिए जाते हैं। बुजुर्ग मदद के लिए सियान हेल्प लाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि सियान हेल्पलाइन सेंटर और टोल फ्री नंबर के सेटअप की स्थापना के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस नंबर पर ट्रांसजेंडर, विधवाओं और दिव्यांगजनों की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। उस हेल्पलाइन नंबर पर भी अभी तक आपको बताते चले कि 76,000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं और इसमें से 1,493 कॉल बुजुर्गों की हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमें खुशी है कि इस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से हम बुजुर्गों की मदद कर पा रहे हैं। सियान हेल्पलाइन नंबर को लेकर उस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जीवन के 3 अवस्थाएं, बाल्यकाल, किशोरावस्था आप कह सकते हैं, दूसरा युवावस्था या अधेड़ तक के उसको आप जोड़ सकते हैं, और तीसरा फिर वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं जीवन की होती है और बाल्यावस्था और युवावस्था में हम सब देश, दुनिया, समाज, ज्ञान, विज्ञान सबको जानने, समझने, विद्या अर्जित करने, अनुभव, ये सब हम लोग संकलित करते हैं। और वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके पास अनुभव है, आपके पास ज्ञान है, जीवन के आपके पास बड़ी थाती आपके पास होती है। जो जीवन भर का जो तपस्या है उसका संचय आपके पास होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वृद्धजन हैं, वो हमारे समाज के प्रकाश स्तंभ हैं और वर्तमान जो पीढ़ी है उस प्रकाश स्तंभ के प्रकाश में फिर आगे बढ़ने का काम करता है। तो हमेशा जो व्यक्ति, जो परिवार अपने वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उसका अनुभव का लाभ लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो उनको 4 चीजें मिलती हैं। एक तो आयु, दूसरा ज्ञान, तीसरा यश और चौथा बल। ये सब वृद्धजनों की सेवा करने से, उसके सानिध्य में बैठने से प्राप्त होता है। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था है। पहले हम एक साथ रहते थे, उसमें बच्चे भी होते थे, बूढ़े भी होते थे, माँ बाप भी है, दादा दादी है, नाती पोता है, वो सब एक साथ रहते थे। लेकिन अब समय बदला है और इस बदलाव में घर टूट गया है, घर का आकार छोटा हो गया है, पति पत्नी और बच्चे हो गए हैं, फिर अपेक्षाएं इतनी और लक्ष्य इतना बड़ा कि उस लक्ष्य का पीछा करते करते परिवार के लोग कब बिछड़ जाते हैं, कब माता पिता छूट जाते हैं, कभी नौकरी करने के लिए, कभी रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को घर में छोड़ के वो देश और विदेश के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे समय में जो बुजुर्ग हैं वो बेगाने से हो जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी समस्या हो गई है कि बुढ़ापा कैसे काटें। वो यदि बेटा बहू ले भी जाना चाहते हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, तो जो वृद्ध माता पिता हैं वो जिस परिवेश में, जिस
जगह में वो पूरा जीवन बिताए रहते हैं, उसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती है और जिसके कारण से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उपेक्षित हो जाते हैं। इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में हमारे बुजुर्ग उपेक्षित होते जा रहे हैं। इसके समाधान के लिए चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अनेक योजनाओं के बारे में हमारे विभागीय मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी ने आपसे बात की कि इनमें जो अभी टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है, जिसमें उस टोल फ्री का उपयोग, नंबर का उपयोग दिव्यांगजन भी कर सकते हैं। हमारे उसियान हेल्पलाइन जो बनाए हम लोग, उसमें वृद्धजन भी उपयोग करते हैं, दिव्यांग भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें जो परित्यक्ता है, विधवा है, वो लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 अक्टूबर को भरोसा यात्रा निकालेगी। वहीं आपको बता दें कि यह यात्रा 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें बीजापुर के चारों ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित होंगे। आपको बताते चले कि भैरमगढ़ में शुरू होकर ये यात्रा मेदड़ में खत्म होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि भरोसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता को कर ही नहीं रही है और ना ही करेगी, और इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होगी या नहीं, इस बार बदलाव पूरा पब्लिक चाहती है और इस बार बदलाव होगा। तो भरोसा का यात्रा निकलने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लगातार पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से काम किया और जो भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर जताया, और जनता इस बात को कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है, और हम सभी योजनाओं को लेकर कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 80 किलोमीटर का एक भरोसा यात्रा बीजापुर जिले में निकालने जा रहे हैं, जहां पर सभी कांग्रेस जन गांव-गांव में नुक्कड़ सभा करते हुए ये यात्रा पूरा होगा और लोगों का भरोसा फिर से एक बार भूपेश बघेल के ऊपर होगा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगा, और भूपेश है तो भरोसा है के साथ हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। कल 2 अक्टूबर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता का जो भरोसा जीता है और जो अपने संकल्प थे उसको पूरा किया है, अपने 36 वादों को पूरा किया है, उन सारे वादों को लेकर के हमने पिछले 5 साल में जो काम किया है और जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो छल किया है वो उसको लेकर के ये यात्रा है। इसके पूर्व जिस तरीके से एक भरोसे का सम्मेलन भी भूपेश बघेल द्वारा चलाया गया था, तो सम्मेलन पूरी तरह से फेलवर भी रहा। अब लोग किस बात के लिए भरोसा करें? आपने चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के पूर्व में आपने जिस तरीके से घोषणा की है, लोगों को भरोसा दिलाया कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, पूरे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, रोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, पढ़े लिखे लोगों को, और बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देंगे। आपने किसी प्रकार का कोई भी जिस तरीके से वादे किए कोई वादा पूरा नहीं किया, तो लोगों का भरोसा आपसे हट गया। आपको भरोसा सम्मेलन जिस तरीके से आपने किया पूरी तरह से फेलवर पूरे प्रदेश में रहा, और जब लोगों का परिवर्तन का एक मानसिकता बन चुका, परिवर्तन की तैयारियां लोग कर चुके हैं। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। भारत सरकार द्वारा लागू खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को चिन्हित खेल जैसे एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी,
तैराकी तथा खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त खेलों में जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। पात्रता 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को योजना के लाभ की पात्रता होगी। 2. योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को देय होगा जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो। ऊंचा उड़ना चाहती हूँ मैं, पंछियों से बातें करते हुए, बादलों में चलना चाहती हूँ मैं। आज माँ की गुड़िया हूँ, पप्पा की मुनिया हूँ, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी बनना चाहती हूँ मैं, पायलट बनना चाहती हूँ मैं। इतनी अच्छी कविता किसने सिखाई तुम्हें? काका जी, इसने खुद ही लिखा है, बड़े होके पायलट बनना चाहती है। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? बस इन सपनों को सच करने के लिए मुन्नी को एक बहुत अच्छे स्कूल में जाना होगा, और अच्छे स्कूल में भेजने की मेरी फिक्र की बात ही नहीं कोई। हमारी सरकार ने मुन्नी व उसी की तरह लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सपने साकार करने के लिए एक योजना चलाई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में 727 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने मुन्नी व उसी की तरह लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने और उनके सपने साकार करने के लिए एक योजना चलाई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में 727 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 377 अंग्रेजी माध्यम और 350 हिंदी माध्यम के विद्यालय शामिल हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 2023-2024 के बजट में 870 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। सूरज अरमानों का निकलेगा, अभाव का लोहा। काका जी की वजह से आज मुन्नी जैसी हजारों बच्चियों का सपना सच हो रहा है, और वो भी निःशुल्क। एक छोटे से जिले में कुश्ती की स्पर्धा में अवधेश एक उभरता हुआ पहलवान है। अखाड़े में उसकी फुर्ती और दांव पेंच के आगे तगड़े से तगड़े विरोधी चित हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके उस्ताद खुश हैं, लेकिन उसके अपने ही पिता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। तुम्हारे बेटे ने तो फिर कमाल कर दिया, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कोई फर्क नहीं। रामशरण को चुप देखकर उस्ताद परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा से परिवर्तन यात्रा का असर दिखाई दिया। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक सियाराम साहू और अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा हुई, और चाय पर चर्चा में विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। शराबबंदी किसी विपक्ष के पार्टी या अन्य नहीं किया, किसी का मांग भी नहीं था। आप अपने से स्वतः संज्ञान में लेकर के, आपको चूंकि उस समय आपके पास कुछ भी नहीं था होने के लिए, आपको पाना था, इसलिए आप कुछ भी अनर्गल आपने घोषणा पत्र में आप जारी कर दिए। पर यदि जारी कर भी दिए तो आज कायदे से आपको ये बनता है, आज सरकार में है आप, तो आपने जिन बिंदुवार जिस घोषणा पत्र में आप किए उसको पूरा करना चाहिए। दूसरा, मेरे को जो लगता है, जैसे आपने अभी पूछा शराबबंदी एक मुद्दा हो सकता है कि नहीं सकता। देखिए, आप सब यहाँ, हम सब प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं, और आप क्योंकि मीडिया जगत से लोग हैं तो आपके पास बहुत सारे हैंड्स हैं, बहुत सारे इनपुट आउटपुट सब आपके पास मिलता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में यदि आप उठा के देखें भाई साहब,
तो लीवर और किडनी का जो पेशेंट है ना, वो सिर्फ शराब के मतलब ये 2 नंबर वाले जो शराब के वजह से ना बहुत सारे ये है। तो ऐसा आप कैसे मान सकते हैं कि ये शराबबंदी मुद्दा नहीं हो सकता? देखिए हम सब ऐसा नहीं कि सरकार भाई हम प्रतिपक्ष में है तो हम कुछ भी आरोप लगा दिए, ठीक नहीं। मतलब एक विशुद्ध राजनीति में अब थोड़ा सा राजनीति का पैमाना अब ठीक होते जा रहा है, कुछ और भी अच्छा होते जा रहा है। तो यूथ जनरेशन जब से सामने आ रहा है तो कुछ अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन मैं तो ये दावे के साथ बोलता हूं कि शराबबंदी मुद्दा होना भी चाहिए और 100% होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब बातों से आप स्वयं सहमत होंगे। भाई आप सब शिक्षित पढ़े लिखे परिवार हैं। देखिए जो भी सरकार में रहता है विभिन्न योजना बनाता है, चाहे युवा के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, सबके लिए अपना अपना डफली बजाता है कोई भी सरकार बनता है। जैसे आपने एक प्रमुख मुद्दा पूछा कि बदलबो अब नहीं सहीबो का विषय जो है, उसमें यही मेरे को लगता है कि झूठे वादा करके और जो जनताओं को ठगा है, जैसे शराबबंदी करना था नहीं किया, उसको नहीं सहेंगे, और पूर्ण कर्ज माफी का था, पूर्ण माफी नहीं हुआ है, कुछ अंश हुआ है, बहुत से किसानों का माफ नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी जो वादा किए थे पूर्ण रूप से वो वादा विफल हो गया। और जो है केंद्र से भरपूर तो सहयोग मिलता है, लेकिन पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी वो कहता है कि हमें सहयोग नहीं दे रहा है। और केंद्र की जो भी योजना है उस योजना को यहाँ रोक करके और सरकार यहाँ के केंद्र सरकार को दोषी ठहराता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। तमाम बातें चलिए आप बताओ, क्योंकि नेता भी है, कार्यकर्ता भी पार्टी से। परिवर्तन की सफलता इस बात की ओर संकेत है कि सरकार को बदलना है। महिलाओं ने जो कसम खा के महिलाओं के सामने जो गंगा जल लेकर के शराबबंदी का कसम खाया, महिला बहुत प्रभावित हुई, सेंटिमेंटल रहती है ज़्यादा, और उन्होंने कहा कि इस सरकार को जिताना है। और लेकिन आज उसमें बढ़ोतरी हुआ है, दुकानें बढ़े हैं, गली ठेले शराब बिक रहा है, महिलाओं के मन में रोष है। और ये परिवर्तन आपका की सफलता निश्चित रूप से परिवर्तन इस सरकार को होना ही है, करना ही है, ये सारांश है। एक भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का शराबबंदी पे बात नहीं। देखिए बात अभी करने का समय नहीं है। शराबबंदी देखिए हमारे घोषणा पत्र में बहुत संभावना है कि शराबबंदी की बात आए, लेकिन क्या है अभी जो 5 साल पहले घोषणा हुई थी जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जो है तो छत्तीसगढ़ ये सबसे बढ़िया जो इनोसेंट जनता है उसके साथ जो धोखा हुआ है, तो अगली बार तो धोखा ना हो। अभी भाजपा का सवाल नहीं है। देखिए भाजपा के जिन नेताओं की बात कर रहे हैं जिनसे मोह भंग हो गया जनता का, वो सब सर्वे चल रहा है, 4 प्रकार के सर्वे हैं, वो सब क्लीन हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज दुनिया चंद्रयान 3 में चंद्रमा में जा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार गेड़ी में भूल गया है, भौरा में भूल गया है, चटनी बासी में भूल गया है। ये सिर्फ दिखावा है ये छत्तीसगढ़ सरकार के, हकीकत कुछ और है। पिछले बार सरकार में आने के लिए गलत प्रलोभन दे के जनता को कि हम जनता के धान को लेंगे और कर्जा माफ करेंगे, ये झूठ बोल के सरकार में आए और यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता उनके ऊपर बहुत बड़े भरोसा किए, पर न जनता के कर्जा को बराबर माफ किए, न युवा वर्ग को कुछ लाभ दिए, न महिला वर्ग को कुछ लाभ दिए। ये सिर्फ दिखावा है और प्रलोभन है। यहाँ छत्तीसगढ़ में न कोई विकास हुआ है, न कोई भवन बना है, न कोई रोड बना है, सिर्फ ये दिखावा के लिए। ये तो दारू में अपना भ्रष्टाचारी कर रहा है, कोयला में भ्रष्टाचारी कर रहा है, रेती में भ्रष्टाचारी कर रहा है। ये सब जनता के लिए जनता को ठग रहे हैं छत्तीसगढ़ के। तो आने वाले समय में और दूसरा ये कि आज जो सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी जो बोले हैं कि हम छत्तीसगढ़ के अभी तक जनता ये समझ रहे थे कि भूपेश बघेल ही हमारे धान को लेते हैं करके,
पर आज नरेंद्र मोदी जी क्लियर कर दिए कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के एक एक धान को, एक एक बीज को हम पूरा लेंगे। न इसमें 15 कुंटल की बात हुआ है, न 20 कुंटल की बात हुआ है। जितना अनाज होगा पूरा के पूरा लेने का बात की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर रही 2018 तक, 2003 से 18। इस बीच में 2014 के पहले केंद्र में एनडीए की सरकार रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। उस समय पर छत्तीसगढ़ प्रदेश को जिस प्रकार से केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए थी वैसी सहायता बिल्कुल नहीं। ये भेदभाव होता चला है। परंतु आज उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी तारतम्य में देखा जाए तो मुझे ध्यान आता है अभी जो 15-20 दिन पहले रायगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उस समय भी जब वो रायगढ़ आए तो रायगढ़ में उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को दिया। इसके ठीक पहले रायपुर में जब आम सभा का कार्यक्रम था, उस समय भी एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मोदी जी ने हाईवे रोड और रेलवे लाइन की सौगात और अन्य सौगातें भी, ये स्वयं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी के साथ साझा मंच साझा करते हुए उन्होंने ये चीज़ दिया। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप पर देखा, न्यूज़ पर देखा, तो जब इस कार्यक्रम के बाद भूपेश बघेल जी ये बोलते नजर आए कि माननीय मोदी जी से हमने जो कुछ मांगा नहीं वो भी मिला, और उसके थोड़ी देर के बाद उनका झूठा वीडियो फिर आता है कि मोदी जी यहाँ आते हैं, बस बातें करके जाते हैं, कुछ देकर नहीं जाते। तो ये जो दोहरा चरित्र हमारे दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के मुखिया का है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में हुआ है, मध्य प्रदेश, कई लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश में से आ रही है शराब। ये छत्तीसगढ़ की सरकारें बोलती है हम नहीं चाह रहे, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। शराब एक सामाजिक मुद्दा है जिसको नितांत रूप से दूर करना चाहिए, और इसको सरकार को चाहिए एक दृढ़ संकल्प है और शराबबंदी के लिए विकल्प कुछ नहीं, बंद करना चाहिए। गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, ठीक है, कुछ बिचौलिए जो है करते हैं उनको सजा मिलती है। तो ये सरकार का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो सफल है, बिल्कुल सफल है। वो तो मंदिर से नहीं होता है। फिर वही बात हमने वही की कि यही आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, ये बोल के आप नहीं बच नहीं सकते। आज अगर आप दमन देश को बंद कर दे तो गुजरात का पर्यटन टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? भाई हमारा पुराना सभ्यता वाली भारत देश है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब के कारण ही हमारी सभ्यता जीवित रही है। इसका ये कभी वो नहीं निकालना चाहिए। 15 साल ने काम किया, ठीक है, एक तरफा और एकाएक अचानक से, ऐसा नहीं कि कोई एक बार विफल हो गए तो कार्यकर्ता हमारे काम के लिए, ऐसा नहीं। मैंने कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को हम जिस हिसाब से बात किए, मैंने ये कहा जी, कि जिस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जनता ने 18 में बदल दिया, आप फिर उसी नेतृत्व को सामने देखिए। अभी आप जिस हिसाब से 21 का जो भाई 21 जो कैंडिडेट घोषित हुए उसमें से आप 2-4 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लोग नए यूथ हैं, युवा लोग हैं। जैसे नए लोग भाई आप राजिम के साहू जी को देख लीजिए, दोनों नए भाई मिंज हैं, प्रमोद मिंज हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। मरवाही दे दीजिए, मरवाही नए मतलब कैंडिडेट में नए भाई, आपको पुराने कैंडिडेट भैया ऐसा वैसा है। देखिए विरोध तो ऐसा है, आप अभी किसी को भी दे दीजिए, भी विरोध क्या, वो तो माननीय मोदी जी के करने वाले कर रहे थे, ऐसा नहीं। उसमें विरोध नहीं। देखिए विरोध मतलब ऐसा है कि स्वाभाविक है, एक विधानसभा से अनेक कार्यकर्ता विगत कई वर्षों से लगे रहते हैं। जब एक को मिलता है तो एक मन में रोष रहता है, परंतु ये गाइडलाइन जो हम लोग का है ना, जो अनुशासन वाला जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी में जनरली ये नहीं होता। मन में भाई एक स्वाभाविक है, भाई हर आदमी, हर एक कार्यकर्ता का एक मनोभाव रहता है कि हम एक निश्चित विधानसभा के स्तर पे हम लोग भी पहुंचे, और पहुंचना भी चाहिए। तो 10% शराब ही यानी स्मगलिंग के द्वारा आएगा। अभी क्या है, हर गली में, हर आप डेली पेपर में पढ़ लीजिए कि बेटे ने, बाप ने अपने बच्चे के दोनों आंखों को निकाल दिया, तो नशे में ही निकाला ना, तो बिना नशे के निकाल सकता है क्या? तो देखिए, अगर वहाँ से आप ये सोचते हैं, मेरे को तो लगता है कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे सर, लेकिन एक लाइन भूल गए थे, वो पी के खत्म करेंगे सर, बेच के पी के खत्म करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, परंतु अभी विषय चूंकि हम प्रतिपक्ष में है और इसलिए कांग्रेस को उम्मीद ज्यादा है क्योंकि सरकार में वो है, और उनका घोषणा भी था गंगा जल लेकर के। ठीक है, आज वो बोल देते हैं कि हम तो नहीं किए थे,
लेकिन आप ये बताइए, यदि वास्तव में उनकी मानसिकता अच्छी होती, यदि शराबबंदी को लेकर के, तो अभी कोविड काल के दौरान उनका सुनहरा अवसर था। परंतु दुर्भाग्य यह देखिए कि उनके मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि कुछ दूसरे तरल पदार्थों को पी करके कुछ जाने जा रहे हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है? आप 5 लोग, आपकी मनसा ही नहीं है इस बात को लेकर के। और मुझे तो ऐसा लगता है आप ब्रांड एम्बेसडर बना के अपने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।